हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आज आपके लिए 60 नाटा के टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो टॉप 60 क्वेश्चन है, अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में इसके आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा रहे हैं। जो भी एग्जाम हमने देखे अब तक इसी में से क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखो, इसको प्रिपेयर करो ताकि आप एग्जाम में 160 मार्क नाटा में स्कोर कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। हम्पी इज अ वेल नोन फॉर। हम्पी किसके लिए नोन था? ये था कैपिटल ऑफ विजयनगरा, एंशियंट पोर्ट सिटी, सिटी ऑफ पल्लवा और टेम्पल ऑफ एलोरा। तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए कैपिटल ऑफ विजयनगरा। ये विजयनगरा का कैपिटल था। एलोरा जो है वो औरंगाबाद में है। हम्पी में पोर्ट सिटी कोची को बोलते हैं और पल्लवा का जो था वो था तंजौर। सो ये तीनों ऑप्शन गलत थे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो कि ये जो मॉन्यूमेंट दिया है, इन विच ऑफ द इंडिया लोकेशन, ये वन हैंड मॉन्यूमेंट है। ये क्या है? वन हैंड मॉन्यूमेंट। तो वन हैंड मॉन्यूमेंट कहाँ है? तो वन हैंड मॉन्यूमेंट है चंडीगढ़ में। ये ली कॉर्बोजियर ने बनाया था। ये बनाया था ली कॉर्बोजियर। तो ये चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ की ये लोकेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आर्क। टाइप ऑफ आर्क हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये आर्क जो दिया है ये किस टाइप पे दिया है? देखो रैम्पर्ट आर्क इस तरीके से होता है। सेगमेंटल आर्क सेगमेंट से बनता है, तो ये भी नहीं है। और रिब आर्क जो होता है वो वोल्ट टाइप दिखता है, सो ये भी नहीं। तो ये इसका सही जवाब होना चाहिए सेक्टर आर्क। सेक्टर आर्क इसका एकदम सही जवाब, परफेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कि गिवन जो लोगो है ये किस इंस्टीट्यूट का लोगो है? लोगो जो है किस इंस्टीट्यूट का लोगो है? तो ये है, देखो IIM कोझिकोड का लोगो है। ये है IIM कोझिकोड का। ये मुझे कैसे पता है? देखो यहाँ पे जो दिया है ये समुंदर यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक ही ऐसा आयाम है जहाँ पे समुंदर है, तो वो है IIM कोझिकोड। नेक्स्ट देखते हैं। देखो लोगो डिजाइन पे क्वेश्चन आया था। लोगो आइडेंटिफिकेशन का बेसिकली क्वेश्चन था। ये जो प्रोडक्ट दिया है, गिवन प्रोडक्ट दिया है, तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? क्या ये टेलीविजन चैनल है? क्या ये गूगल प्रोडक्ट है? क्या ये वीडियो गेम है? क्या ये मेगा मॉल के प्रोडक्ट है? तो हमें पता है गूगल ड्राइव है, यूट्यूब है, तो ये सारे के सारे गूगल प्रोडक्ट है। ये क्या है? गूगल प्रोडक्ट है। गूगल यहाँ पे हमें सर्विस प्रोवाइड करता है और हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू हमें आइडेंटिफाई करना है। तो एक सिंपल आइडिया लगाते हैं। देखो फ्रंट व्यू से अगर देखेंगे तो हाइट दिख रही है, तो फ्रंट व्यू से यहाँ पे भी हाइट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये हाइट करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। अब देखो हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो ये वीडियो जो था ये बेसिकली इसके लिए था कि आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आप इसको अच्छे से नोट करोगे। इसमें मैथ्स, इंग्लिश सारे क्वेश्चन है। बेसिकली मैं इंग्लिश नहीं कराता हूँ, बट मैं मैथ्स के क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के, नॉन वर्बल के सारे क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन सारे के सारे करके दिखाऊंगा। तो देखो आपको अगर नाटा में 160 मार्क चाहिए तो आपने एटलीस्ट 4000 क्वेश्चन करने चाहिए। 30 प्लस मॉक आपने सॉल्व करनी चाहिए। विदाउट डैट आपको नाटा में 150 अबव या 160 अबव मार्क नहीं मिल सकते हैं। देखो कुछ जो टॉप कॉलेजेस है उसके लिए 160 मार्क लगता है। अगर आपका ईयर सेम करना है तो आपको 160 मार्क लगेगा। तो इसी के लिए मोगे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बूस्टर बैच स्टार्ट की है। जरूर आपने इसको इनरोल करना चाहिए। ये मंडे से स्टार्ट होगी। सो आपने जल्दी से जल्दी आपके नाम यहाँ पे रजिस्टर करानी चाहिए। हमारी मोर देन एडमिशन हो गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। फी बहुत कम रखी है, आप यहाँ पे फीस भी देख सकते हो, बहुत कम फीस है। सो जल्दी से जल्दी आपने यहाँ पे इनरोल करके आपका नाम रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि ये चांस फिर से नहीं मिलेगा दोस्तों। सो आपका ईयर सेव करने का ये लास्ट चांस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये जो दिया है सिलेंडर दिया है। सिलेंडर को कट करेंगे तो क्या क्या शेप मिलते हैं? देखो ये थोड़ा सा चीज यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल कट लगता है सिलेंडर को तो सर्कल मिलता है। अगर स्लांटेड डायरेक्शन में कट मिलता है तो इलिप्स मिलता है। अगर वर्टिकल कट मिलता है तो ये पार्ट और ये पार्ट दो हाइपरबोला मिलते हैं। और अगर इस तरीके से कट लगता है, एंगल कट लगता है, तो ये पैराबोला मिलता है। तो यहाँ पे जो है स्लांटेड कट है। सो इलिप्स इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। इलिप्स इज द राइट आंसर, इसका जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगेन फ्रंट व्यू आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे लाइन दी गई है तो लाइन यहाँ पे भी दिख जाए, वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइन है और यहाँ पे भी लाइन है। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखो कि गिवन जो फिगर है उसमें ये जो पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट कौन सा है, इसे क्या बोलते हैं? कैसे ह्यूमेनॉइड पॉइंट बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं कि फोकल पॉइंट बोलते हैं? तो ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं
वैनिशिंग पॉइंट, वैनिशिंग पॉइंट सही जवाब है क्योंकि ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जांपल है। पर्सपेक्टिव में वैनिशिंग पॉइंट हमेशा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। तो जो कलर है वो कंज्यूमर अट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कलर कौन से होते हैं? प्रिडोमिनेटली यूज करते हैं जो कंज्यूमर अट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं फूड चेन में। तो देखो फूड चेन में कौन से कलर यूज होने चाहिए, थोड़ा कॉमन सेंस अगर लगाते हैं, देखो फूड जो होता है वो गरम गरम खाने में मजा आता है। सो यहाँ पे हॉट कलर यूज होने चाहिए या फिर वार्म कलर जिसको आप बोलते हो वो कलर यूज होने चाहिए। दूसरा है कंज्यूमर अट्रैक्शन, अगर इधर जो अलग अलग चीजें हैं उसमें अगर देखना है तो हम जनरली कॉम्प्लीमेंट्री कलर या फिर प्राइमरी कलर को देखते हैं कि कंज्यूमर अट्रैक्शन या फिर बेबी लोग जो होते हैं वो प्राइमरी कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें सीखने के लिए है। फूड के लिए हमें वार्म कलर चाहिए, तो यहाँ पे देखो रेड येलो वार्म कलर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। अगर बेबीज के लिए होता, मतलब किड्स के लिए होता, तो प्राइमरी कलर होता है। और इन जनरल की बात अगर होती तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पे यूज होते हैं। सो ये सारी चीजें याद रखो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द कलर स्कीम। हमें कलर स्कीम आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे। तो देखो येलो, ऑरेंज और रेड यूज हुआ है, तो ये 3 कलर अगर यूज होते हैं तो यहाँ पे जो कलर स्कीम आती है वो आनी चाहिए एनालॉगस कलर स्कीम, क्योंकि वो रेड के कनेक्टेड कलर है। अगर रेड में येलो मिक्स करेंगे तो ऑरेंज, रेड ऑरेंज या फिर येलो ऑरेंज जो भी है वो कलर आपको मिल जाएंगे। तो एनालॉगस कलर स्कीम यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो कि गिवन जो पेंटिंग है उसमें कौन सी कलर हार्मोनी यूज हुई है। गिवन जो पेंटिंग है ला राफिना, ये जो पेंटिंग है ये कौन सी कलर हार्मोनी का यूज हुआ है ये आइडेंटिफाई करना। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे बच्चों को स्टक कर दे, इसी के लिए आपने ये बूस्टर बैच वगैरह ज्वाइन करनी है। ये जो 4-4 मार्क के क्वेश्चन है ये आपको जरूर यहाँ पे आएंगे। ये जो बूस्टर बैच है वहाँ पे आप जरूर इंक्वायर कर सकते हो, यहाँ पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर कॉल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो कलर यूज हुए हैं ये हुए ग्रीन, ऑरेंज और ग्रीन ऑरेंज और थोड़ा सा पार्ट है से रेड और ब्लू का। तो ग्रीन और ऑरेंज प्रीडोमिनेंट कलर है, तो ग्रीन और ऑरेंज सेकेंडरी कलर हार्मोनी होती है, यह सेकेंडरी कलर होता है, तो सेकेंडरी कलर इसमें आंसर होना चाहिए। क्या बोल रहा है देखो, फ्रॉम द चार्ट इलस्ट्रेटेड बिलो, यहाँ पे जो दिया है वो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर हार्मोनी कौन सा है। तो देखते हैं, देखो ये जो है ये है कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो है ये है डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो है ये है प्राइमरी या फिर एनालॉगस बोल सकते हैं। कनेक्टेड 3 कलर है, कनेक्टेड 3 कलर है तो एनालॉगस। और ये जो है ये है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, ये है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होना चाहिए। बाकी सारे भी आपने अच्छे से देख लिए, अच्छे से समझ लिए। तो दोस्तों नाटा 2024 के लिए जो कलर थ्योरी के क्वेश्चन है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने थोड़े कलर थ्योरी के क्वेश्चन, इसके बाद में थोड़े मटेरियल के क्वेश्चन ऐड होंगे। सो यहाँ पे अपने वीडियो पूरा देखना चाहिए, कंप्लीट वीडियो देखो। अगर बैच ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये 60 वीडियोस का जो वीडियो है, 60 क्वेश्चन का वीडियो है, ये मैं 2-3 वीडियो लेके आने वाला हूँ कनेक्टेड डेज में। सो आपका स्टडी कंटिन्यूस चालू रहे। ये 200 क्वेश्चन आप अगर करते हो तो अच्छे से आपके 160+ मार्क आ सकते हैं अगर केयरफुल करोगे। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका ड्राइंग अच्छा है, सो आप एटलीस्ट 60 के ऊपर ड्राइंग में जरूर स्कोर करोगे, 65-70 के आसपास स्कोर करोगे, ये उम्मीद है। तो देखते हैं ये जो गिवन है ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कौन सा नहीं है पूछ रहा है, नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पूछ रहा है। देखो बैलेंस से प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होता है, कॉन्ट्रास्ट से प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होता है, एम्फसाइज से प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होता है, पर कलर ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन नहीं होता। कलर होता है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, कलर होता है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, कलर इज द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। सो ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये जो टावर दिया है ये कौन सा टावर है, तो जवाब आपको भी पता होगा, बहुत बार जेईई में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो टावर है ये है चित्तौड़गढ़ टावर, इसे बोलते हैं विजय स्तंभ। इसे क्या बोलते हैं, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है, सो चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान में। यहाँ पे ऑड वन आउट ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो ऑड वन है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, 5 मिनट में भी देता हूँ, एकदम 1 मिनट दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखना यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से आपने इसका जवाब आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। अब ये बी क्यों करेक्ट है ये समझो। देखो ये जो गिवन है इसे बोलते हैं राफल या फिर वैफल, वैफल सीलिंग।
ये भी उसी टाइप में है, वाफल सीलिंग, और ये भी सेम है, पर ये जो है ये कॉफर है, इसे बोलते हैं कॉफर, और ये जो है ये ऑकुलस है, ये है ऑकुलस है। सो ये ऑड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो कि बिल्डिंग मटेरियल का अगेन क्वेश्चन है, ये जो बीम है ये कौन सी बीम है, क्या ये स्टील बीम है? जनरली जो स्टील स्लैब होता है वो तो दरवाजे के ऊपर होता है, स्टील बीम होता है ये विंडो के लिए होता है। फाउंडेशन तो नहीं है, ये बीम है जो है प्लिंथ बीम, ये क्या है? प्लिंथ बीम है, जमीन से कनेक्टेड है और फाउंडेशन के ऊपर है, तो इसे प्लिंथ बीम ये बोलते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश मुझे इतना नहीं मैं पढ़ाता हूँ, पर कुछ क्वेश्चन में आंसर कर सकता हूँ। देखो फिजिबल का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। फिजिबल मतलब जो हम कर सकते हैं, जो हमें पॉसिबल है, तो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग क्या आना चाहिए? इम्प्रैक्टिकल, ये इसका मीनिंग आना चाहिए कि हम जो नहीं कर सकते। इसके बाद वो वर्ड है डिस्टिंक्शन, ये मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं। डिस्टिंक्शन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए होमवर्क में यहाँ पे दे रहा हूं। अगेन यहाँ पे रॉन्ग स्पेल निकालना है कि कौन सा वर्ड रॉन्ग स्पेल है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैंने एस बोला था कि मैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं कराता हूँ, सो आपने ये ज़रूर देखना चाहिए। ये हम ज़रा सोच सकते हैं, इन अ क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव वर्ड्स आर गिवन एंड सो। तो देखो ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस का मतलब है जो बहुत बड़ी बात हुई है, तो ये होना चाहिए मोन्यूमेंटल इसका ये मीनिंग होना चाहिए, अगर हमें सेम मीनिंग यहाँ से निकालना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है। अगेन देखो बहुत सारे बच्चे जो नाटा में मार्क लूज करते हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन ये जो पार्ट होता है यहाँ से लूज करते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग से मेजोरिटी बच्चे लूज नहीं करते, और सबसे ज़्यादा लूज होता है वो है मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी बच्चों को 80-90 स्कोर आता है, क्यों आता है? क्योंकि मैथमेटिक्स की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते या फिर मैथ्स नहीं आता है, इसके लिए मार्क लूज करते हैं बच्चे। सो आपने अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे सारे के सारे मैथ्स के टाइप क्वेश्चन कराए हैं, तो आप जरूर देखोगे। 1-2 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, पर बाकी सारे मैं करके दिखाऊंगा, शॉर्टकट से करूंगा। इसकी जो स्टैंडर्ड मेथड है वो आप 10th स्टैंडर्ड के बुक में देख सकते हो। तो पहले ये कर लेते हैं जो इजी क्वेश्चन है, पहले वो बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वॉल, ओपनिंग, पैरापेटर, कॉरिडोर, ये सारे इनके फंक्शंस दिए हैं। ये क्या दिए है? फंक्शंस दिए हैं। ये सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हैं। तो देखो वॉल का फंक्शन क्या होता है? तो इनक्लोज करना, चीज़ों को बंद करना, ये फंक्शन होता है। ओपनिंग का फंक्शन क्या होता है? तो वेंटिलेशन के लिए यूज होता है। पैरापेट का फंक्शन क्या होता है? तो प्रोटेक्टिंग का होता है कि जो दीवार है वो पैरापेट वॉल किसको बोलते हैं? जो गिरने से प्रोटेक्ट करे। और कॉरिडोर का फंक्शन क्या होता है? जो कनेक्ट करने की बात करे, दो चीज़ों को, दो जगहों को कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर यूज होता है। सो ये जो सारे के सारे ले है वो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिखेंगे। 1 का R, 2 का S, 3 का P एंड 4 का Q। तो ये ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे जरूर दिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो विच ऑफ द सुटेबल पॉइंट्स आर कैंटिलीवर पोर्शन। कैंटिलीवर पोर्शन यहाँ पे पूछ रहा है। कैंटिलीवर का मतलब देखो दोस्तों क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, इसको अगर मैं एक सरफेस यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, तो ये जो सरफेस है ये बस एक कॉर्नर से जुड़ा हुआ है। इस कॉर्नर से आप देख रहे हो कि ये सरफेस से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो पॉइंट है ये लटका हुआ पॉइंट है, तो इससे कैंटिलीवर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? जो पार्ट लटका हुआ है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। देखो जो ए पार्ट है वो इनसाइड है, सी है वो इनसाइड है, दोनों साइड से सपोर्टेड है, पर जो डी पार्ट है वो एक इस साइड से लटका हुआ है और इस साइड से ज्वाइन है। सो ये कैंटिलीवर, जैसे मैंने बताया, ये कैंटिलीवर पार्ट है। सिमिलरली अगर बी की बात करें तो यहाँ पे भी ये कैंटिलीवर पार्ट है, जो लटका हुआ पार्ट आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। बी एंड डी ये दोनों के दोनों कैंटिलीवर पार्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट पार्ट है। बिल्डिंग कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है, ये कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? तो ये दीवार के निचले वाला पार्ट को हम डाडो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डाडो।
ये टूल आइडेंटिफिकेशन कुछ क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन टूल, एक 45 टूल्स है, तो इसको आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए। देखो ये क्या है, तो इसका हमने यूज देखा होगा, बहुत सारे जो मिस्त्री लोग होते हैं वो जो लकड़ी होती है उसको स्मूथ करने के लिए यूज होते हैं, तो उसको हिंदी जो वर्ड है वो रंधा बोलते हैं, हिंदी में इसको रंधा बोलते हैं, पर इंग्लिश में इसको वुड प्लेनर बोलते हैं। वुड प्लेनर, वुड को प्लेन करने के लिए इसका यूज होता है। सो ये वुड प्लेनर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी तो टाइल कटर नहीं है, स्पिरिट लेवल जो होता है वो दीवार सही है या फ्लोर सही है ये देखने के लिए यूज करते हैं। जो चीजल होता है वो चिन्नी होती है जिसे मूर्तियां बनाने में यूज होता है। ये जो बिल्डिंग का पार्ट है, ये जो आर्क का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं क्या क्या है। देखो स्प्रिंगर, इंट्राडोस, हंच एंड कीस्टोन, ये सारा पार्ट दिया है। तो देखो कीस्टोन तो ये पार्ट हो गया, इसे कीस्टोन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो हंच जो कंप्लीट कर्व होता है इसे हंच बोलते हैं, कितना कर्व है उसको हंच में कैलकुलेट करते हैं। इंट्राडोस मतलब जो इनसाइड वाला कर्व है इसे इंट्राडोस बोलते हैं। और जो ये दिया है एक जो स्टार्टिंग वाइजर को स्प्रिंगर बोलते हैं, जो स्टार्टिंग का ब्लॉक वेज होता है उसे स्प्रिंगर बोलते हैं। ये जो गिवन है इसे स्प्रिंगर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होना चाहिए। ऑन विच ऑफ द बैंक ऑफ रिवर अयोध्या इज लोकेटेड, अयोध्या कहाँ लोकेटेड है, या सरयू, गंगा, यमुना, गोदावरी, ये दिया है। तो यहाँ पे सही आंसर सरयू होना चाहिए। गंगा के किनारे वाराणसी, पटना ऐसे शहर है, कानपुर ये सारे शहर है। यमुना के किनारे दिल्ली, आगरा ये सारे शहर हैं, मथुरा ये है। और गोदावरी के किनारे नासिक है या फिर विजयवाड़ा ये शहर है। सरयू के किनारे अयोध्या है। इंडिया के ऐसे कौन सी फर्स्ट सिटीजन थे जो स्पेस में गए थे, तो इसका जवाब ऑप्शन में देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ये गए थे। इनका काफ़ी खूबसूरत एक वाकया मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। तो जब राकेश शर्मा स्पेस में गए थे तो इंदिरा गांधी जो इंडिया की विद्यमान प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने पूछा था कि कैसा दिख रहा है ये इंडिया, तो उनका एक काफ़ी खूबसूरत जवाब था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये उनका जवाब था, काफ़ी खूबसूरत उन्होंने बोला था। तो ये मुझे उस तब से याद है। राकेश शर्मा ये इंडिया के फर्स्ट एरोनॉट थे जो आउटर स्पेस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन विच ऑफ द ईयर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो डिसॉल्व हुआ था वो कब डिसॉल्व हुआ था, तो जो हमने अभी सुना है, तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 370A जो था 370A एबोग्रेशन किया था, तो ये हुआ था 2018 में। 2018 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिला था। सो उन्होंने 370A जो था वो वहाँ पे किया था। अब ये थोड़ा सा नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन था, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन था, PYQ है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया है। एक मैं 10 सेकंड देता हूँ, जरूर आप इसका आंसर करोगे, आंसर इसका बोलोगे, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तब तक मैं फिर से बोल देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो आपको प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ेगा। एक 20-30 मॉक आपने सॉल्व करनी चाहिए। मॉक सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करो, यहाँ पे हमारी बैच ज्वाइन करो। यहाँ पे आपको बहुत सारी मॉक सॉल्व करने के लिए मिलेगी। मिनिमम जो मॉक है, मिनिमम नंबर ऑफ मॉक्स है वो 30 मॉक है। 30 मॉक तो आपकी होनी ही चाहिए। इस हिसाब से हम प्रिपरेशन आपसे करा लेंगे। ड्राइंग के भी 75 से ऊपर आपकी असाइनमेंट होगी, उसमें भी मॉक होगी। सो बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा, आपका ईयर बच सकता है, तो ये ज़रूर आपने ध्यान लेना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका जवाब आ गया होगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ 1, 21, 31 एंड 41। यहाँ पे से अगर ऑप्शन मिलते तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे होते, तो यहाँ पे आपने ऑप्शन जरूर निकाला होगा, ऐसी उम्मीद है। तो देखो यहाँ पे क्या चालू है, जो डायगोनल में है वो 10-13 डिफरेंस 10 का है। 5-15 यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 10 का है। 20-32 ये डिफरेंस है वो 10 का है। तो जो ये आना चाहिए, ये इधर 1 आना चाहिए या फिर 21 आना चाहिए। तो 1 और 21 में से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस 10 का होना चाहिए और अंदर वाला जो है वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 ये करेक्ट होगा, 21 या रॉन्ग होगा, क्योंकि अंदर वाला छोटा है, अंदर वाला छोटा है, अंदर वाला छोटा है। सो 21 नहीं आना चाहिए, 1 करेक्ट होना चाहिए।
ये जो गिवन बिल्डिंग है ये कौन सी बिल्डिंग है, ये आइडेंटिफाई करनी है। तो ये जो गिवन बिल्डिंग है, क्या ये हुमायूं टॉम्ब है, आगरा है, मेक्का मस्जिद है या गोल गुंबद है। तो आगरा भी नहीं है, ताजमहल हमें पता है, हुमायूं टॉम्ब भी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है, और मेक्का मस्जिद नहीं है। तो ये है गोल गुंबद, बीजापुर में है। आदिल शाह के मौत के बाद उनको बनाया गया था, मौजोलियम बनाया गया था। तो यह है बीजापुर में गोल गुंबद। ये इस सेक्शन का जी के पार्ट का ये लास्ट सेक्शन होने वाला है, बिल्डिंग मटेरियल जी के का ये लास्ट सेक्शन होने वाला है। इसके बाद हम नॉन वर्बल स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, जरूर आप इसको ट्राई करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो थोड़ा सा नॉन वर्बल वर्बल के पार्ट है, तो वो भी मैं यहाँ पे कराने में इंटरेस्टेड था। तो मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं, अभी 30 क्वेश्चन हुए हैं, अभी भी 30 क्वेश्चन बाकी हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े से स्कोरिंग टाइप के क्वेश्चन है, सो आप इसको मिस नहीं करना है। देखो महाराष्ट्र एक स्टेट है इंडिया का, वैसे टेक्सास किस कंट्री का स्टेट है, तो ये है यूएसए का स्टेट है, ये है स्टेट ऑफ यूएसए। यहाँ पे हमें ऑड वन निकालना है दोस्तों, कि ऑड वन कौन सा होगा, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और डायमीटर। तो ये है, देखो हाइड्रोमीटर का मीनिंग होता है कि कितनी इसकी डेप्थ है, पानी की कितनी डेप्थ है ये जानने के लिए। बैरोमीटर का होता है पानी का प्रेशर देखने के लिए, और हाइग्रोमीटर का मतलब होता है पानी की ह्यूमिडिटी कितनी है, रूम की ह्यूमिडिटी ये सारी चेक करने के लिए ये यूज होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी, यहाँ पे लिख देते हैं से बैरोमीटर प्रेशर, हाइड्रोमीटर पानी की लेवल। पर डायमीटर क्या है, डायमीटर तो कुछ नहीं है, ये तो सर्कल का पार्ट है डायमीटर। सो ये गलत होना चाहिए, ये ऑड होना चाहिए। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, मैं आपको एक 10 सेकंड का क्वेश्चन टाइम देता हूँ, सॉल्व करो। एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन ये आता है और बहुत हलवा क्वेश्चन है। मेरी मेथड अगर समझ गए तो इजीली 4 मार्क यहाँ पे मिल सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन कराऊँ ताकि आप 160 मार्क के आसपास जरूर पहुँच पाओ। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। देखो जो मेल होंगे उनके लिए मैं क्रॉस यूज करूंगा, और जो फीमेल होंगी इनके लिए मैं सर्कल यूज करूंगा। एक और बात जो ध्यान रखेंगे, इंडिया जो हम ब्लड रिलेशन देखेंगे तो उसमें जो सेम जेंडर मैरिज हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसी कोई यहाँ पे चीज़ नहीं है कि सेम जेंडर मैरिज हम कंसिडर करेंगे। सो अगर किसी फादर या मदर बोला है या फिर कुछ बोला है तो वो लॉजिकली कंसिडर करो कि लड़की है तो लड़के से शादी करेगी, लड़का है तो लड़की से शादी करेगा। तो ये बात हमें अच्छे से समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये फॉर मेल और ये फॉर फीमेल, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल लिखो, बी इज द फादर ऑफ क्यू। बी क्या है, फादर है किसका, क्यू का। क्यू का जेंडर नहीं है, इसके लिए ऐसे रखते हैं, बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, मतलब इसको एक और बेटा या बेटी है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, ऐसा बोल दिया। अब क्यू अब ब्रदर है पर आर का जेंडर पता नहीं है, ठीक है ना। ब्रदर इसके लिए मैंने मेल कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आर इज अ डॉटर ऑफ पी। अब डॉटर ऑफ पी है मतलब ये इसकी वाइफ होनी चाहिए, तो ये डॉटर ऑफ पी और डॉटर है तो इसको हमें राउंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ पी मतलब इधर इसकी बेटी हो सकती है या फिर इसकी बेटी हो सकती है, तो वो देखते हैं आगे। एंड एस इज अ फादर ऑफ ए। अब एस देखो ये फादर है ए का, अब किसका फादर होगा, तो ये आर का ही हस्बैंड होना चाहिए। एस जो है वो आर का हस्बैंड होना चाहिए, ना कि क्यू का हस्बैंड होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है सेम जेंडर मैरिज नहीं हो सकता। तो जो ए है वो इनकी लड़की है। अब देखते हैं हाउ एस इज रिलेटेड टू क्यू। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, जो एस और क्यू में क्या रिलेशन है, तो दामाद जी है या फिर साले साहब है, तो ये इनके दामाद जी है और इनके साले साहब है, तो ब्रदर इन लॉ। ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ब्रदर इन लॉ, साले साहब, ठीक है। तो ये हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से क्लियर है। अगर मेरी मेथड से करोगे तो स्टेप बाय स्टेप करोगे, अगर मन में करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। ये जो दिया है देखो, क्लॉक प्रॉब्लम दिया है 340 जो है, ये आवर हैंड एंड मिनट हैंड में कितना एंगल है हमें निकालना है, कि एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम इसको लिखते हैं 12, 3, 6 और 9, यहाँ पे 7, 8, 9, क्योंकि हमें 340 चाहिए। सो ओवर हैंड होना चाहिए 3 पे और ये होना चाहिए 4 पे, ये कंडीशन है। पर अब थोड़ा सा अगर अच्छे से देखेंगे तो जो ओवर हैंड है, जो
थोड़ा सा झुका हुआ होता है, मतलब 2 पार्ट उसके साइड में होते हैं, तो ये भी थोड़े से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जो एंगल मिलेगा ये आपको निकालना है। क्या ये 120 डिग्री का है, 125 का है, 130 डिग्री का है, ये आपको देखना है। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो देखो जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, और 2 जो नंबर होते हैं 12 और 1 के बीच में 5 होते हैं। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कितने एंगल में ये पट्टा है, कि एक जो मिनट होता है कितने एंगल का होता है, ये सारी चीज़ें आप निकालनी है। तो यहाँ से आप ज़रूर देखोगे, काफ़ी इजी होता है क्वेश्चन। इसके लिए मैं इसमें टाइम नहीं देता हूँ, बस कंसेप्ट बता देता हूँ कि 1 डिग्री का मिनट निकालो, वहाँ से आपको आ जाएगा। टोटल कितने मिनट होते हैं वो सारे निकालो, यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। ये कोडिंग का क्वेश्चन है। देखो जेईई में इसका 2 क्वेश्चन आया था और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर समझ नहीं आया कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, पर जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा लिखोगे तो इजी आएगा। अगर आप आपके मन से करोगे तो बहुत हार्ड जाएगा, कुछ समझने नहीं आएगा। मैं जैसा लिख रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग का वैसा ही लिखो, ताकि आपको इजी से इजी समझ में आना है। तो देखो मेथड क्या है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड Z। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसका भी एक सिंपल रीजन है। देखो C और X इसका जो रिलेशन है ये एक दूसरे का अपोजिट आ जाता है। L और O ये एक दूसरे के अपोजिट है। O एंड L ये अगेन एक दूसरे के अपोजिट है। C और X ये अगेन एक दूसरे के अपोजिट है। और K और P ये एक दूसरे का अपोजिट है। इसके लिए मैंने 13 ऊपर और 13 नीचे लिखे थे, ये मेरा बेसिक रीजन था। अब सेम लॉजिक से हम लोटस को सॉल्व कर सकते हैं, LOTUS। अब L का अपोजिट हमें पता है O है, O का अपोजिट हमें पता है L है, T का अपोजिट G है, U का अपोजिट F है और S का अपोजिट H है। तो OLGFH ये कहाँ दिख रहा है, OLGFH। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से लिखोगे तो इजी जाएगा। जेईई के दोनों क्वेश्चन काफी इजी थे, तो इसी मेथड से इसको करना था। अब ये देखो एक पजल का क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट ने बोला था कि सर पजल के क्वेश्चन आए हैं, एक बार वो करके दिखाओ तो अच्छा लगेगा। तो देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा सा हिंट समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने खेल दिए हैं, जैसे कि देखो हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस एंड फुटबॉल। तो टोटल 5 खेल दिए हैं, बस 5 खेल दिए हैं। अब यहाँ से क्या करना है, एक एक आप ऐड नाम करना स्टार्ट कर। देखो रविश कमलेश, रविश कमलेश, रविश कमलेश। उसके बाद में सुरेश रविश, क्या खेलते हैं, हॉकी बैडमिंटन ना, सुरेश रविश हॉकी, सुरेश क्योंकि रविश ऑलरेडी है तो सुरेश। इस तरीके से अगर लिखोगे गिरी एंड कमलेश तो चेस एंड वॉलीबॉल, तो गिरी एंड कमलेश, यहाँ पे गिरी। सुरेश गिरी मुकेश अलाइक फुटबॉल बैडमिंटन, फुटबॉल में सुरेश गिरी मुकेश एंड बैडमिंटन में सुरेश ऑलरेडी है, गिरी नहीं है और मुकेश है, तो इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करने। अब जो क्वेश्चन है वो हम रीड आउट कर सकते हैं। हु प्लेस चेस हॉकी एंड क्या है वो वॉलीबॉल, हु प्लेस चेस हॉकी एंड वॉलीबॉल। तो आप वो देख के यहाँ पे लिख सकते हो कि तीनों में कॉमन कौन सा बंदा है, ये देखो और आंसर करो। तो मेरे हिसाब से गिरी होना चाहिए, तो देखो क्या है आंसर और देखो। ये क्वेश्चन आता है बच्चों में, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं, वो गलत कहते हैं, तो ये भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। पहले हमें जो नेविगेशन है ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। बीच वाले हैं तो वो बाद में देख लेना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी है वो हम जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसा देखेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, बॉय गोज साउथ डायरेक्शन, बॉय गोज साउथ डायरेक्शन, ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में मुड़ गया। अब देखो मैंने लेफ्ट कहाँ लिया है, एरो की डायरेक्शन नीचे है, इसके लिए लेफ्ट मेरा उल्टा हो जाएगा, तो मैंने उल्टी डायरेक्शन में कंसीडर किया है। आफ्टर ही टर्न राइट, यहां से राइट ले लिया। अगेन एट लास्ट ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल सम डिस्टेंस,
तो अब ये क्या बोल रहा है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, जो कौन सी डायरेक्शन है जो मूव कर रहा है। अभी जो मैंने बोला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये जो मूव कर रहा है ये इस डायरेक्शन में वेस्ट मूव कर रहा है, सो आंसर आना चाहिए ईस्ट। ईस्ट इज द राइट आंसर, ईस्ट आपका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये जो सीक्वेंस दिया है इसको सॉल्व कैसे करना है। अगेन इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, 7, 9, 13, 21, 37। तो यहाँ से बस डिफरेंस ले लो, बड़े से छोटा माइनस करना है। तो अगर डिफरेंस यहाँ पे कंसिडर किया जाता है तो यहाँ पे 16, तो यहाँ पे दिख रहा है देखो 2 की पावर है, 2, 4, 8, 16 2 की पावर चल रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आना चाहिए 32 डिफरेंस आना चाहिए। तो 37 + 32 अगर करते हैं तो 69 आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो वेन डायग्राम दिया है और ये पूछ रहा है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन ये किस ग्रुप में आएगा, ऊपर के किस ग्रुप में ही आना है। तो देखो पॉलीगॉन एक ऐसी चीज है, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, जिसे दो साइड से ज्यादा हो, जिसे पॉलीगॉन बोलते हैं। ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, स्क्वायर इज अ पॉलीगॉन, रेक्टेंगल इज अ पॉलीगॉन, पेंटागॉन, हेक्सागॉन तो पॉलीगॉन है ही ऑलरेडी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो पॉलीगॉन सबसे बड़ा, उसके बाद में स्क्वायर और रेक्टेंगल ये आने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल अपनी अलग प्रॉपर्टी लेके आते हैं, इसके लिए दोनों को मैंने अलग लिखा है, बट वो पॉलीगॉन में है। यहाँ पे लिखेंगे तो देखो पॉलीगॉन, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये एक सीरीज का क्वेश्चन दिया है, बहुत सारे बच्चे इसमें स्टक करते हैं, सर सीरीज का क्वेश्चन नहीं बन पाता है, मतलब नहीं समझता है, ये सारे क्वेश्चन बच्चों के दिल में होते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो इन दिस सीरीज हाउ मेनी केज आर द इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय यू। अब प्रिसीडेड का मतलब होता है पीछे और फॉलोड बाय का मतलब होता है आगे। तो किसको रिलेटेड बोल रहा है, देखो के पीछे एन है और इमीडिएट फॉलोड बाय क्यू है। तो ये एन के यू ये जो ग्रुप है ये कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो देखो एन के यू ये ग्रुप रहा, एक ग्रुप, और एन के यू ये एक ग्रुप रहा। तो ये दो ग्रुप है, मुझे दो में दिखा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय का मतलब अच्छे से समझो, काफी इजी है इसको पिक करना, काफी इजी है इसको समझना, ताकि आप आंसर कर पाओ। ये क्वेश्चन है 2007 में 1 जनवरी को क्या डेट थी, और वही डेट अगर फॉर एग्जांपल 2008 में पूछ रहे हैं 1 जनवरी को, तो क्या डेट रहेगी। तो इसका जो क्वेश्चन है ये मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, इसको मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, तब थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो, या फिर आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में जरूर देख सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो मोगो इंस्टीट्यूट आपके लिए बूस्टर बैच लेके आया है, जरूर आपने इसको नाटा 2024 के एज ए पेनल्टी बैच देखनी चाहिए कि सर यहाँ से स्कोर करेंगे तो ईयर बच सकता है, नहीं तो ड्रॉप तो लेना ही लेना है, क्योंकि अगर जेई से नहीं होता है तो नाटा से कोशिश करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे जो पेनल्टी बैच है, हमारी बूस्टर बैच है, जरूर आप इसमें ज्वाइन करो, ये आपके लिए लास्ट बैच होने वाली है इस साल की, इसके बाद 2025 की बैचेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जरूर इसमें ध्यान देना है, जरूर इसको समझना है, जरूर इसमें इनरोल हो जाओ ताकि आप ईयर बचा सको। तो स्टार्ट कर दे, देखो नॉन वर्बल का पार्ट, इसके बाद में फिर आपका मैथ्स का पार्ट होगा। तो नॉन वर्बल के पार्ट में ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जेई के लिए बहुत ज़्यादा करा है, बस आंसर बताता हूँ। 5 मिनट का ये लेते हैं, 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं। देखो सीरीज का क्वेश्चन है, हमें सीरीज निकालनी है, तो सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो सॉल्व का समझते हैं कैसे करना है। बेसिक लॉजिक क्या होगा, तो एंगल लॉजिक से सॉल्व करो। लॉजिक क्या होना चाहिए, एंगल लॉजिक। एंगल लॉजिक एक मतलब जो 120 डिग्री 45 डिग्री जो भी है, पहले वो ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरी बात ऑब्जर्व करेंगे हम कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं एक का ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं, इससे हम आंसर निकाल पाएंगे। देखो इस एरो और इस एरो के डायरेक्शन में 45 डिग्री का गैप है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब एरो जो चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। सिमिलरली ये देखो, ये जो है तो इन दोनों के बीच में ये है 135 डिग्री का गैप, और ये जो चल रहा है ये चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब जो गोला है
वो क्लॉकवाइज चल रहा है 120 डिग्री 135 डिग्री से, और जो एरो चल रहा है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ये अगर लॉजिक क्लियर है तो यहाँ से निकालते हैं। देखो ये जो गोला है ये चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो भी एंगल है 135 डिग्री, और ये है ये चलेगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और से 135 डिग्री, यहाँ से 135 ऊपर। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए, बाकी सारे गलत दिया है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होना चाहिए। तो अगर प्रॉपर लॉजिक निकालोगे तो आंसर कर पाओगे, नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़े से लॉजिक क्लियर करो, आप आंसर जरूर निकाल पाओगे। अगेन आपको सेम लॉजिक अप्लाई करके इसको निकालना है। तो मैं आपको एक और होमवर्क देता हूं, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, सो मैं होमवर्क ज़्यादा दे सकता हूँ, जरूर होमवर्क के लिए हम ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं। क्या पूछ रहा है देखो, विच पजेसेस द सिमिलर फिगर, सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। पहले प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करते हैं। देखो दो जो डायग्राम ये है डायमीटर है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में पैरेलल है, इस केस में पैरेलल है, ये तो कोई नहीं हुआ, ये पैरेलल है, बट ये देखो ये परपेंडिकुलर है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। बस प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है, फिगर के क्या ये दिए हैं, फीचर्स दिए हैं, ये आइडेंटिफाई यहाँ पे करना था। तो 2 मिनट का ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है ऑड फ्रॉम द रेस्ट करते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से इसको सॉल्व करो, कोशिश करो, पर मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन है ये, क्योंकि लॉजिक नहीं मिल रहा है। देखो अगर फिगर सेम है तो हम रोटेशन लॉजिक यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको इसमें रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसको अगर इस साइड रोटेट कर दे तो ये मिल जाएगा, ये और ये दोनों ही सेम है। अब इसको अगर रोटेट करते हैं तो ये यहाँ पे आ सकता है, तो ये मिल जाएगा। सो ये गलत क्वेश्चन है, बेसिकली ये रॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैं इसको देख के थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है, सो इसको छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना, अगेन 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तरीका सीखो, मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, एग्जाम में ये इजी जाएगा। तो देखो किस तरीके से निकालते हैं। तो पहले ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ 1 यूनिट, जो 1 यूनिट का ट्राइंगल होते हैं वो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद में ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ से 3 यूनिट का ट्राइंगल, जैसे ये है। 2 ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं 3 यूनिट के। उसके बाद में ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट, क्योंकि 2 यूनिट के नहीं थे तो 4 यूनिट के मुझे दिख गए, तो मैं 4 यूनिट वाले ले रहा हूं, जैसे ये है देखो। तो यहाँ पे ये 4 दिख रहे हैं, ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट 4 के दिख रहे हैं। और जो सबसे बड़े ट्राइंगल है, जो सबसे बड़े ट्राइंगल है, मोटे ट्राइंगल है, ये है, ये 2 ट्राइंगल है। तो यहाँ पे टोटल करते हैं तो 18 आना चाहिए आंसर। तो 18 इज द राइट आंसर। तो शांति से करो ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, आपने इसमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, यही उम्मीद है। तो दोस्तों ये नॉन वर्बल के लास्ट 2-3 क्वेश्चन है, इसके बाद आपका मैथ्स का पार्ट स्टार्ट होगा। तो देखते हैं देखो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क में दे देता हूँ। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। ऐसे 3 कलर इसमें फिक्स करने हैं, वो कलर तीनों एक दूसरे के आजू बाजू ना आए। तो ऐसे कितने कलर होते हैं, जैसे 3 कलर है, 4 कलर है, 5 कलर है, कोई भी कलर एक दूसरे के आजू बाजू नहीं आना चाहिए, ऐसे मिनिमम कलर निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे रॉन्ग टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म यहाँ पे रॉन्ग है ये निकालनी है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। देखो ये है, देखो पैटर्न क्या चालू है। तो ये 2 into 3 दिख रहा है, ये दिख रहा है 3 into 5, ये दिख रहा है 5 into 7, ये दिख रहा है 7 into 11, ये दिख रहा है 11 into 15, और ये कोई 15 का मल्टीपल है नहीं, क्योंकि 15 के मल्टीपल में लास्ट में 5 आता,
और यहाँ पे 5 दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही गलत होना चाहिए, 221 यही रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल गलत दिया है, 15 का मल्टीपल होना चाहिए था, तो ये गलत है। और हमें क्लियरली पैटर्न भी इस्टेब्लिश हो गया, 3, 5, 7, 11, यहाँ पे 15 आना चाहिए था, तो 15 नहीं है। तो दोस्तों हमने अभी नॉन वर्बल का पार्ट देखा, अब हम मैथ्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे। मैथ्स के पास 2 क्वेश्चन है जिसका मैं आपको होमवर्क दूंगा। एक होगा आपका CISI का क्वेश्चन, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा क्वेश्चन होगा एवरेजेस का क्वेश्चन, क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन है और वो स्टैंडर्ड मेथड से बनते हैं, शॉर्टकट से बनाना बहुत मुश्किल है। सो हम कोशिश करते हैं कि बाकी सारे क्वेश्चन उसका बेसिक मैं सारा आपको बता पाऊँ। तो एक स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो बोट एंड स्ट्रीम के लिए मैं 2 चीज़ें बेसिक बता देता हूँ। देखो डाउन स्ट्रीम का अगर है तो इसमें बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड ऐड होगा। अप स्ट्रीम है तो ये बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड होगा, ये बात समझ लीजिए। और दूसरी बात है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा। 3-4 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अ बोट ट्रेवल एट स्पीड इन स्टील वाटर, मतलब ये बोट का स्पीड दिया है 13, उसके बाद में स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम दिया है, स्ट्रीम का स्पीड दिया है 4 किलोमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट ड्यूरिंग डाउन स्पीड, तो डिस्टेंस दिया है 68, एट ए डाउन दिया है, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम दिया है, तो ये निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें यहाँ से निकालनी है। स्पीड क्या आएगा, मैंने बताया d इज इक्वल टू 13 + 4, मतलब b + s मैंने बोला था, तो ये फॉर्मूला है। तो देखो 17 इज इक्वल टू डिस्टेंस 68 डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ से t आ जाएगा। t कितना होगा, तो काटेंगे तो आना चाहिए 4 आवर आना चाहिए। तो ये बेसिक से सॉल्व होता है, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि मैंने पहले ही बोला था CISI में होमवर्क दूंगा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला लगा सकते हो, SI इज इक्वल टू PRT/100, जो भी फॉर्मूले हैं वो आप अप्लाई करो और सॉल्व करो। ये मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। अ मूविंग ट्रेन पासेस थ्रू द प्लेटफॉर्म 15 मीटर इन 14 सेकंड एंड लैम्प पोस्ट एंड 10 सेकंड। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, 2 मिनट कंसेप्ट बता देते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या होती है कि जो ट्रेन होती है इसका स्पीड होता है, ऊपर लेंथ ऑफ अ ट्रेन होता है, एल का मतलब लेंथ ऑफ अ ट्रेन, और टाइम। ये फॉर्मूला कब यूज करना, जब पोल हो या ट्री हो। और स्पीड इज इक्वल टू लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टी, ये कब यूज करना, जब प्लेटफॉर्म हो और ब्रिज हो, ये तब यूज करना है। और ये दोनों कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि ब्रिज के लिए ये फॉर्मूला और इसके लिए ये फॉर्मूला। और अगर नॉर्मल स्पीड निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, सारे के सारे मिलने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, देखो प्लेटफॉर्म दिया है तो हमें प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है, बट लेंथ ऑफ ट्रेन दिया नहीं है, डिवाइडेड बाय टाइम प्लेटफॉर्म के लिए 14 सेकंड दिया है, इज इक्वल टू लैम्प पोस्ट के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया है, पर अगेन लेंथ ऑफ ट्रेन पता नहीं है और हमें स्पीड निकालना है। तो हम एक वेरिएबल से नहीं निकाल सकते, दोनों एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं निकाल सकते, इसके लिए मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया। यहाँ से L निकालते हैं, थोड़ा सा काटापीटी करते हैं, ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 2L इज इक्वल टू 250, तो L इज इक्वल टू 125। तो हमारा जो L है वो 125 आ गया। तो यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। देखो स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ ट्रेन 125 एंड डिस्टेंस ऑफ अ ट्रेन, पोल के लिए डिस्टेंस 10 सेकंड था, पर ये आएगा हमारा मीटर पर सेकंड। हमें आंसर चाहिए किलोमीटर में, तो किलोमीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे इसको, 25, 95 और 55, तो 45 ये आंसर आना चाहिए। तो आंसर नंबर C ये करेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। पोल के लिए अलग फॉर्मूला है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, प्लेटफॉर्म के लिए। अगर स्पीड निकालना है तो दोनों को कंपेयर करके सॉल्व कर लो, क्योंकि हमें पता है कि 2 वेरिएबल से एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते। इसके लिए दोनों को इधर कंपेयर करो या फिर एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो, तो जो भी ठीक लगे वो आप कर सकते हो। अब ये जो है क्वेश्चन, ये अगेन आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। क्यों होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि अगेन सेम फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या दे रहा है, देखो तो 2 आदमी है 140 किलोमीटर से, और तीसरा जो है वो 3 किलोमीटर से ट्रैवल कर रहा है। जो 4 किलोमीटर वाला है
वो हाफ एन आवर पहले पहुंच जाता है, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ टाइम दिया है, तो चेंज ऑफ टाइम हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स इसका यूज़ करते हैं। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, स्पीड क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो स्पीड होगा, तो यहाँ से आप निकाल पाओगे। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें स्टक करते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये आते नहीं है वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से और आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, वर्क इज इक्वल टू डिस्टेंस डेज इंटू इफिशियंसी। क्या ध्यान रखेंगे, वर्क इज इक्वल टू डेज इंटू इफिशियंसी, ये ध्यान रखेंगे ए बी और सी। तो देखो ए का वर्क 10 है, ए का डेज 10 है, बी का डेज 12 है और सी का डेज 15 है। तो यहाँ पे हम डेज लिख लेते हैं। इनका अगर वर्क निकालना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल है, एलसीएम ले लो। अगर इन सबका एलसीएम लेते हैं तो 60 आएगा। अगेन यहाँ पे हमारी इफिशियंसी और ये वर्क होना चाहिए। तो इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले से वर्क इज इक्वल टू डेज से डिवाइड कर दो तो इफिशियंसी आ जाएगी। तो 60 एक निकाल कर दिखा देता हूँ, 60 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे 6 ए के लिए, सिमिलरली ये 5 और सिमिलरली ये 4, ठीक है ना। 60 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो 4 आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 5 आएगा। तो वही लिखा है। तो ये जो इफिशियंसी सबका अगर ऐड करते हैं तो ये 15 आएगा। तो ये टुगेदर इफिशियंसी आ गई, टुगेदर वाली इफिशियंसी है। तो अब ये क्या बोला है, देखो दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, देन हाउ मेनी डेज दे विल रिक्वायर टू फिनिश द वर्क। देखो तो यहाँ पे क्या है, 60 यूनिट ऑफ वर्क है, डेज पता नहीं है, डेज निकालने हैं, और टुगेदर इफिशियंसी हमें पता है 15 है। तो यहाँ से डेज आ जाएंगे, एक सिंपल डिवीजन है, 60 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है, तो आंसर होना चाहिए 4 यूनिट होना चाहिए। तो इतना ईजी है ये कंसेप्ट। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ईजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ए और बी दिया है, वर्क दे रहा है और डेज दिया है। तो इसका वर्क अगेन एलसीएम निकालेंगे 30 और इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। तो डेज आ गया, इफिशियंसी आ गई और वर्क आ गया। तो ये आएगा देखो 2 और ये आएगा 3, टुगेदर की 5 आएगी। ये हमेशा टुगेदर का होता है। तो देखते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लीव, मतलब दोनों ने 2 दिन काम किया, सो 2 दिनों का काम हो गया है। मैंने डेज मल्टीप्लाई किया इफिशियंसी से तो मुझे वर्क मिल जाएगा। तो 10, तो 30 में से 10 यूनिट वर्क हो गया, तो 20 रिमेनिंग है, 20 यूनिट वर्क रिमेनिंग है। तो 20 यूनिट वर्क करने के लिए जो ए कंप्लीट करेगा, इसकी इफिशियंसी 2 है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो 10 डेज लगेंगे। तो टोटल वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 2 दिन पहले काम हो गया था और 10 दिन एक्स्ट्रा, तो 10 + 2 ये 12 डेज हो गया, ठीक है ना। तो ये समझना चाहिए। सिमिलरली ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, सेम टू सेम वे में आप यूज कर सकते हो। ए और बी 20 मिनट्स 30 मिनट्स दिया है, एलसीएम आएगा 60 मिनट्स। यहाँ पे अगेन इफिशियंसी आएगी 3 and 2। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, ए जो है फिल कर रहा है और बी जो है वो एम्प्टी कर रहा है, तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो टुगेदर की इफिशियंसी 1 आएगी। अब ये यहाँ से आगे क्वेश्चन पढ़ो। इफ ए एंड बी केप्ट ओपन अल्टरनेटली, अल्टरनेट मतलब 1 मिनट के लिए एक ओपन किया, दूसरे मिनट के लिए एक ओपन किया, तो 2 मिनट में 1 यूनिट वर्क होता है, क्योंकि 3 यूनिट से भरेगा, 2 यूनिट से कम होगा, तो 1 यूनिट बचेगा। तो 2 मिनट में 1 यूनिट, तो 60 यूनिट के लिए कितना टाइम, तो कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट 1 यूनिट के लिए, तो 60 यूनिट के लिए 120 मिनट्स लगने चाहिए। तो आंसर 120 मिनट्स होना चाहिए। अगेन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट समझने की देरी है, आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। अल्टरनेट बोला है मतलब क्या होगा, 1 मिनट एक को चालू करना है, एक को बंद करना है, इस तरीके से कंसेप्ट है। अब देखते हैं, देखो एसपीसीपी का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगेन फॉर्मूला क्या है, सीपी एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू 20 इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय हम निकाल रहे हैं। तो एसपी 390 दिया है, ये सी है, ये सी है, इंटू 100 इज इक्वल टू 20/100 ये दिया है। सॉल्व कर लो, काफ़ी इजी है, काफ़ी आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है ना। बहुत हार्ड है ऐसी बात नहीं है, और बहुत इजी है ऐसी बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप यहीं से सॉल्व कर लो,
यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं मैं दिखा देता हूँ। देखो SP इज इक्वल टू CP, इसके नीचे CP और इसके नीचे CP इंटू 100 प्लस से 20/100। तो इस साइड लेके जाते हैं, 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और तब सॉल्व करो, तब थोड़ा इजी जाएगा सॉल्व करना, कैलकुलेशन कम होगा। तो ये होगा 120 के साथ कंपैरिजन होता है। इसका अगर शॉर्टकट देखना है तो मैं शॉर्टकट भी दिखा देता हूँ। देखो ये क्या दे रहा है, 20% गेन दे रहा है, मतलब 100 पे 20% गेन है और 100 के लिए, तो 120 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आएगा 6/5। न्यूमरेटर CP, डिनोमिनेटर CP, ठीक है ना। तो 6 यूनिट की वैल्यू 390 दी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू मतलब CP का वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना होगा। तो अगर थोड़ी काटापीटी करते हैं तो ये आएगा 2, ये आएगा 300, तो 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आना चाहिए 325, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो, पर शॉर्टकट नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, आप 12th स्टैंडर्ड वाली मेथड यूज़ करो, वहीं से आपको कंफर्टेबल रहेंगे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन अ बिग गार्डन 60 ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज, 25 ट्रीज आर कोकोनट ट्री और मैंगो ट्री। सारा क्वेश्चन दिया है तो मैं आराम से पढ़ता हूँ और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक बड़ा गार्डन है जहाँ पे 100 ट्रीज है, वहां से जो 60% ट्रीज है वो कोकोनट ट्री है, मतलब 60 ट्रीज कोकोनट है। 20% ऑफ अ नंबर ऑफ कोकोनट ट्री आर मैंगो ट्री, मतलब जो इसके 20% आएंगे वो कोकोनट ट्री है। कोकोनट ट्री के 25% मतलब 60 का 25% कितना होता है, तो 15 जो ट्री है वो है मैंगो ट्री है। और इसका जो 20% है, 15 का 20% कितना होता है, तो 3। तो जो 3 ट्रीज है वो एप्पल ट्री है, ये मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, तो 3 ट्रीज है वो एप्पल ट्री है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, देखो तो ये पूछ रहा है कि एप्पल ट्री की वैल्यू इसने दे दी है, 3 यूनिट की वैल्यू 1500 दे दी है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा 500। तो 100 यूनिट का मतलब ऑल गार्डन के ट्रीज 100 आएंगे ना, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो 100 इंटू 500 तो आना चाहिए 50,000। ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। बेसिक शॉर्टकट से सॉल्व करो, सॉल्व होगा। अगर शॉर्टकट से नहीं करना है, आराम से करना है, सर ये मेथड नहीं समझा, तो ये मेथड भी कर सकते हो। देखो 60%, इस 60% का 25%, इसका 20%, ये इक्वल टू 1500 दिया है। ये भी कर सकते हो, ये भी आंसर सही करके देगा। कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, अगर कंसेप्ट समझ गए हो परसेंटेज का तो काफ़ी आसान होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे वीडियो रुकता हूँ। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बूस्टर बैच ज्वाइन करो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। मैथ्स की प्रैक्टिस, नॉन वर्बल की सारी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से होगी। ये आपके लास्ट होमवर्क क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकता हूँ, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं।